वसहबिही अजमईन अम्मा बाद। ठीक है। तो अब तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मैं इंशाल्लाह आज मेन जो टॉपिक है हमारा, वहाँ पे हम बिल्कुल जल्व डायरेक्टली इनटू दैट टॉपिक इंशाल्लाह। हम इस बारे में बात कर चुके थे कंपनी की शरई हैसियत के हवाले से, और इसमें जो उलमा की डिस्कशंस मौजूद हैं जनरली। और हमने एतराज़ उठाया था पर्सनली कि कंपनी का जो वजूद है, मेरी नज़र में ये एक डिबेटेबल इशू है बहरहाल। और बहरहाल इतने कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है उसकी अम, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर। ठीक है। आ, मेरे ख्याल है इस पे बात हुई थी कि नहीं, महदूद जिम्मेदारी की शरई हैसियत के हवाले से, ये मेरे ख्याल है रह गया था शायद। आ, चले कोई नहीं, अब टाइम इस पे बात हो सकती है, जी इसमें सर, ये डिस्कशन। हमने नहीं पढ़ा था। ये नहीं पढ़ा। ऑलराइट, इसको देख जी लेते हैं सर, जल्दी ये से। नहीं पढ़ा। ओके जी, ठीक है। तो महदूद जिम्मेदारी की शरई हैसियत के हवाले से बात की थी हमने कि महदूद जिम्मेदारी के हक में दलाइल क्या हैं और फिर उनके काउंटर रिस्पॉन्सेज क्या हैं। सबसे पहले है अब्द मअदून फित तिजारती का तसव्वुर, फित तिजारा का तसव्वुर। अब्दुन मअदून फित तिजारा का तसव्वुर क्या है? ऐसा गुलाम जिसको अपने आका की तरफ से तिजारत की इजाज़त होती है, तो वो जो तिजारत करता है वो भी आका की मलकियत होती है। इस पर अगर देन वाजिब हो तो वो इस गुलाम की कीमत की हद तक महदूद होंगे। ठीक है ना? तो ये एक तसव्वुर पाया जाता है फ़ुक़हा के यहाँ, जैसे हनफिया के यहाँ ख़ास तौर पे, कि ऐसा गुलाम जिसको तिजारत की इजाज़त दे दे उसका आका। क्योंकि होता ये है कि जो गुलाम होता है वो आका की मलकियत होती है, ज़ाहिर है। और अगर वो बिजनेस करता है, कोई बिजनेस के अंदर इंडल्ज होता है, तो जो वो हासिल करता है तो वो भी आका का होता है उसूली तौर पे। यानी जो भी वो अर्न करके लेके आएगा वो आका, आका यानी जो मालिक है उसका होता है सारा कुछ। इस पर अगर दैन वाजिब हो, तो अगर उस पर कर्ज वाजिब हो, यानी अगर मिसाल के तौर पर उसने कोई तिजारत की है, तिजारत करने के बाद और उस हालत में अगर उसके ऊपर कोई कर्ज वाजिब हो जाता है उस गुलाम के ऊपर, तो फुकहा के यहाँ, फुकाहे हनफिया के यहाँ, वो कर्ज सिर्फ उतना ही होता है जितना गुलाम की जो है वो कीमत होती है। तो गुलाम को वो कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? कंपनी के साथ। तो देखिए, कंपनी जो है वो भी क्या कर रही है, आपके लिए बिजनेस कर रही है, और वो सारा बिजनेस जो कर रही है और वो जो तिजारत कर रही है, उसमें से जो प्रॉफिट और जो मुनाफा हो रहा है वो किसका है? वो मालिक का है। लेकिन अ, अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्ज है, तो और कर्ज आपको देना पड़ेगा एट सम सर्टेन पॉइंट, तो वो सिर्फ उतना होगा जितनी कंपनी की मालियत है, मलकियत है। तो ऑब्वियसली मालियत है या फिर उसकी वैल्यू है, सॉरी। तो उसकी जो वैल्यू होगी उतना ही आपने कर्ज अदा करना है। तो कहते हैं देखिए, गुलाम में भी ऐसा ही है कि गुलाम जो है उसकी सिर्फ कीमत जितनी है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कंपनी की जो कीमत है, जो वैल्यू है, उस तक उसका दैन होता है। तो ये महदूद होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि यहाँ पे है, तो देखें कंपनी में भी ऐसा है, तो इसका हम कयास कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप समझें कि कंपनी को हमने यानी जिस तरीके से हम गुलाम जो है उसकी कीमत तक महदूद है वो वैल्यू, यानी वो कर्ज अदा करने में, यानी अगर मिसाल के तौर पे कर्ज उस पर वाजिब हो जाता है, तो अब वो कर्ज जो है उतना ही सिर्फ मालिक के ऊपर है जितना वो गुलाम की कीमत है। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है, वो गुलाम को बेच देगा और कहेगा ये गुलाम ले जाओ, और उसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी होगी। बाकी जो है ना, जो एक्स्ट्रा कर्ज होगा, जो एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, जो गुलाम की कीमत से बढ़ के होगा, वो मालिक को देना ज़रूरी नहीं है, वो उसके ऊपर लागू नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कंपनी में भी ऐसा ही है, देखें एग्जैक्टली सेम थिंग है। तो अब बताएं इसका जवाब क्या है, आपके जहन में क्या ख्याल आता है? कोई आपके जहन में काउंटर रिस्पॉन्स, इसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? जी, सोचें, गौर करें। एक चीज तो आपके जहन में आनी चाहिए ना। सोच भी रहे हैं, सो रहे हैं सारे। पता चले हमारी बहनें जो है माशाल्लाह किचन में लगी हुई हैं, भाई जॉब पे गए हुए हैं, और वो सर और नहीं, हम सोचे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा पता क्या हुआ, एकदम ऐसे ही कोई ना वो, कोई हुआ ऐसे, कोई लेक्चर चल रहा था, तो बड़ा मैं डीप कोई बड़ी बातें हम कर रहे थे, और बड़ी गहरी बातें और फ़िक़्ह और तफ़क्कुह की बातें चल रही थी। तो एक बहन थी हमारी सुभान अल्लाह, उनका कैमरा ऑन हो गया गलती से। तो बहरहाल कैमरा ऑन हो गया, अच्छी बात तो नहीं थी कि ज़ाहिर है पर्दे वाली बहन थी। तो लेकिन जो चीज़ नज़र आई वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, और वो ये थी कि शी वॉज एक्चुअली कुकिंग इन द किचन। और लिटरली उन्होंने मोबाइल सामने रखा हुआ था टेबल के ऊपर, और वो ये हो रहा था कि वो ना बाकायदा आगे बढ़ के वो ऐसे ऐसे करके वो रोटियां, पता नहीं कोई चीज़, वो बर्तन शर्तन उठा के वो चूल्हे के ऊपर रख रही थी, तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। मेरा साथ सीन चल रहा था। मैंने कहा आप बहनें भी ये सोच रही होंगे जी, हम भी साथ साथ कर, ज़रा घरदारी भी साथ साथ करनी है। जी
जी मादा, क्या आपके जहन में आता है? भाइयों भी कुछ आप भी बोलें, आप भी कहीं हैं। आप लोग पता चले कि कहीं और जॉब शॉप में या फिर गाड़ी शाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या कोई मा- दुकान पे सौदा शौदा ले रहे हैं और आपने क्या। हम्म। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी, ये फर्ज है, सौदा लेना, जॉब करना। ये जो है, जो हम नफल है, नफली काम हम कर रहे हैं, तो उसको जरा नियत ज्यादा देनी चाहिए। जी। नीचे घर पे ही है। मैंने आपको बातें लगानी है, अगर आपने बोला नहीं, ठीक है ना, तो मैंने आपको बातें बनाते रहना है। चलें जी, कोई बताएगा या मैं फिर आगे चलूं? अच्छा, एक कॉमन चीज़ तो आपको समझ आ जानी चाहिए। देखें, एक चीज़ आपने करी है कि वो ये है कि देखें, एक कंपनी और एक इंसान में फ़र्क होता है, ठीक है। ये तो फ़र्क समझना चाहिए ना। भाई कंपनी कोई और चीज़ है, इंसान कोई अलग चीज़ है, नंबर वन। तो कयास जो है वो कंपनी और इंसान में, मतलब, हाँ ये बात ठीक है कि कंपनी जो है वो जो है वो उसकी भी मलकियत होती है, और जो गुलाम है उसकी भी मलकियत होती है। लेकिन बहरहाल देखें, कंपनी को आज़ाद किया जा सकता है, सॉरी, गुलाम को आज़ाद किया जा सकता है। कंपनी को कैसे आज़ाद करेंगे? कंपनी को तो आज़ाद नहीं कर सकते ना। कंपनी होती है आज़ाद है, ठीक है ना, आज़ाद इन सेंस कि वो अपने कुछ चीज़ों के अंदर वो आज़ाद होती है। तो गुलाम जो है वो कंप्लीटली इन सबॉर्डिनेशन होता है अपने मालिक के, और उसको रिहा आज़ाद किया जा सकता है। तो कंपनी का तो इस तरह का तस्वुर नहीं। सो एक सिमिलैरिटी, इल्लत के अंदर एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो वो सिमिलैरिटी उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती। चले बहरहाल, टू सर्टेन एक्सटेंट हम अगर इसको मान भी लें, लेट्स अज्यूम मान लिया, ये कॉमन सी एक लॉजिकल सी मिसाल है। दीगर जो फुकहा हैं उन्होंने इससे इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा देखें बात ये है, ये जो आपने कियास किया है, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं देखें, गुलाम से तकाजा किया जा सकता है कि वो आज़ादी के बाद बकिया देन अदा करे। कहता है कि यानी ये जो आप कह रहे हैं ना कि गुलाम की कीमत तक महदूद होंगी बातें, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फुकहा की ये भी राय मौजूद है कि जो है ना, मालिक ये कह सकता है कि भाई, या फिर मालिक भी कह सकता है, और इस तरह तकाजा करने वाले, जाहिर है उन्होंने पैसे लेने हैं, उन्होंने कहा हमने पैसे दिए हैं, और जो मालिक के पास आएंगे, क्योंकि गुलाम की अपनी कोई हैसियत नहीं, वो खुद किसी की मलकियत है। तो जब वो मालिक के पास आएंगे, उससे कहेंगे जी पैसे दो, तो वो मालिक के पास ये इख्तियार है कि वो गुलाम से कह सकता है देखो मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, ठीक है, और तुमने क्या करना है कि आज़ादी के बाद तुमने ये तुम्हारे, मैं तुम्हें कीमत तुम्हारी दे रहा हूँ, ये नहीं तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन तुमने क्या करना है कि तुमने ये नहीं अपनी, सॉरी, मालिक नहीं, मतलब मालिक कहता है बिलफर्ज कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन इस शर्त पे आज़ाद कर रहा हूँ कि तुमने ये सारा कर्ज अदा करना है। तो यानी ज़रूरी नहीं कि हर हालत के अंदर वो जो है ना, यानी ऐसी सिचुएशन, हर सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें गुलाम की कीमत तक महदूद है, नहीं, इन मैनी केसेस आपको देना पड़ सकता है, बाकायदा तकाजा किया जा सकता है गुलाम से कि आज़ादी के बाद आपको देना है, ठीक है ना। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, बाज़ उलमा के नज़दीक ये जो कीमत का महदूद होना इट्सल्फ गलत है। वो कहते हैं नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्यों? ठीक है ना। तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की एक रिवायत है, वो कहते हैं, ये रिवायत मौजूद है कि अन जरीर बिन हाजिम अन हम्माद क़ाला, ये अन हम्माद एक बहुत बड़े फ़कीह हैं, हम्माद इब्न अबी सलमा है, पता नहीं वल्लाहु आलम, मुझे अभी इनका नाम भूल गया पूरा। बहरहाल मैंने बहुत पहले ये नोट्स तैयार किए थे, तो मैं उसको देखा नहीं, चेक नहीं किया। बहरहाल उन्होंने कहा कि इन अअतक़हु सय्यिदुहु फद्दीनु अला सय्यिदिही। तो वो कहते हैं, हम्माद इब्न अबी सलमा कहते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो कहते हैं कि अगर उसके सैयद ने उसको अदा कर दिया, यानी आज़ाद कर दिया, तो सैयद जो है उसके ऊपर उसका दैन वाजिब होगा, यानी उसकी कीमत आपको सैयद को अदा करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, यानी इस पूरी डिस्कशन का जो खुलासा ये है कि हर हालत में ऐसा नहीं होता, लेकिन कंपनी जो है उसकी हर हालत में ये है कि वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गुलाम के अंदर हर कंडीशन के अंदर क्या हो, लिमिटेड लाइबिलिटी हो। इन मेनी केसेस गुलाम को बाउंड किया जा सकता है कि आपने क्या करना है, इसको अदा करना है, क्योंकि आपने बिजनेस किया है, आपने लोन लिया है और आप इसको अदा नहीं कर सके, तो हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, अब आपने इसको पे करना है। या इसी तरीके से मालिक से भी तकाजा किया जा सकता है कि भाई आप क्या करें, कि आप उसको अदा करें, ठीक है। अच्छा, मुजारबत पर क्यास क्या है? अगर रब्बुल माल ने इसी तरीके से एक और मुजारबत पर क्यास, अगर रब्बुल माल ने मुजारिब को सरमाया दिया और मजीद कर्जा लेने की इजाजत नहीं दी, फिर कारोबार के नतीजे में मुजारिब पर दैन वाजिब हो गए, तो ऐसी सूरत में रब्बुल माल का ज़्यादा से ज़्यादा उसके सरमाए की हद तक नुकसान होगा, इससे ज़्यादा रब्बुल माल से मुतालबा नहीं किया जाएगा। अच्छा।
कहा जाता है कि जी मुजारबत जो है उस पर भी कियास किया गया एक और दलील में। एक तो ये दलील है, लेकिन इसमें मैंने कहा कि जरूरी नहीं है, नॉट इन ऑल कंडीशंस। दूसरी दलील उनकी क्या है कि रब्बुल माल कौन होता है? रब्बुल माल वो होता है जो पैसा लगाता है। मुजारबत क्या होती है? मुजारबत कोई बता सकता है मुजारबत क्या होती है? जी। सर, जिसमें एक इन्वेस्ट करता है और दूसरा जो है दूसरा उस अपनी पे काम सर्विसेज देता करता है। है। परफेक्ट। तो जी सर। रब्बुल माल किसे कहते हैं? जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है। रब्बुल माल, माल का रब, यानी माल का मालिक। इन्वेस्टर क्या करेगा? वो अगर मिसाल के तौर पे कर्ज लेने की इजाजत नहीं देता, अगर वो कहता है जी आप कर्ज नहीं ले सकते, फिर कारोबार के नतीजे में मुजारे पर दैन वाजिब हो गए, दुयून वाजिब हो गए, तो ऐसी सूरत में रब्बुल माल का ज्यादा से ज्यादा उसके सरमाए की हद तक नुकसान होगा, उससे ज्यादा रब्बुल माल से मुतालबा नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसका क्या जवाब है? सर इसकी, कोई बता सकता है? नहीं सर, यही आपसे पूछना करती थी, समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? ऐसे मैं बताता हूँ। इसका ये जवाब, यानी मसला ये है, एक इन्वेस्टर है और एक बंदा जो है सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर ये कहता है सर्विसेज देने वाले को, यार तुमने ना कर्ज नहीं लेना कोई भी, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तुमने कर्ज नहीं लेना। बिल फर्ज वो कर्ज ले लेता है और उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, ठीक है ना, कंपनी के ऊपर, यानी उस बिजनेस के ऊपर कर्ज आ जाता है, यानी उनके ऊपर कर्ज आ जाता है दोनों पर। और बिल फर्ज अगर नुकसान हो जाता है, तो उसकी सूरत में, उस सूरत में रब्बुल माल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ उसके सरमाए तक होगा, उससे ज्यादा उससे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, क्योंकि उसने रोका था। उसको, किसको रोका था? जो जो सर्विसेज उस करने दे रहा वाला है, कि था। भाई आपने नहीं करना ना, वो जी। वो आपका पैसा यूज करके क्या कर रहा है? तिजारत कर रहा है, और उसने उसके नतीजे में कुछ और भी कर्ज ले लिया, हालांकि उसने मना किया हुआ था। तो अब क्या होगा अगर नुकसान होगा? तो रब्बुल माल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा? उतना ही होगा, जितना, कितना है, जितना होगा जितनी इसकी जितना उसने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट है। किया, डेफिनेटली, क्योंकि उसने मना किया था ना। तो लेकिन कंपनी डूबेगी, तो जब कंपनी डूबती है, टिपिकल मुजारबत में जब कंपनी डूबती है तो क्या होता है? ये तिजार बिजनेस खत्म हो जाता है, नुकसान होता है। तो रब्बुल माल का पैसा जाता है, उसको माली नुकसान होता है। और जो सर्विसेज देने वाला होता है उससे क्या होता है? उसकी सर्विसेज जाती हैं, ऐसे ही है ना। तो जी उन्होंने कहा सर। देखिए, अगर वो बंदा रोक देता है, इन्वेस्टर रोक देता है कि भाई आपने नहीं लेना, फिर भी वो लेता है, तो अब रब्बुल माल का सिर्फ नुकसान कितना होगा? पैसे का होगा। उसको वो कर्ज अदा नहीं करें, एक टिपिकल सिचुएशन के अंदर उसको कर्ज अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है और उसको देने पड़ेंगे, अगर उसकी इजाजत से हो रहा है। लेकिन यहां पे एक ग्लिच है, जरा इस पे गौर करें। क्या ग्लिच है? क्रिटिकली इसको इवैल्यूएट करें। ये एक दलील है महदूद जिम्मेदारी की शरई हैसियत में। हम प्रॉब्लमेटाइज कर रहे हैं, हम क्रिटिक कर रहे हैं। ओ भाइयों, आप भी कुछ बोलें। सारी एक ही बहन बोली जा रही है, लगता है सिर्फ एक ही सुन रही हैं। मैंने फिर आप लोगों को बातें बनाना शुरू कर देनी है, नाम ले लेके। नहीं सर, सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं आप? कोई तिलावत शिलावत, कुरान सुन, कुरान वगैरह सुन रहे होंगे ना, ऐसे ही है ना? जी सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा। जी। कि क्या है इसमें मसला आ रहा है। हाँ जी, क्या क्या मसला समझ आती है? जरा गौर करें, इसमें एक प्रॉब्लम, यानी इसमें इसी के अंदर एक जवाब है इसका। बताएं। जी जी, टैगिंग जरिए हो। हम्म। जी जी, हेलो, बताएं भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि देखें, यहां पे प्रॉब्लम जवाब मैं दे रहा हूं। इस सूरत में जो रब्बुल माल है, चूंकि उसने मना किया था, उसके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, उसकी तो जिम्मेदारी होगी महदूद। लेकिन जो दूसरा बंदा है, जिसने कर्ज लिया था, एक्चुअल में इन्वेस्टर जो उस माल को वो कर रहा है, वो उससे फरार नहीं हो सकता, उसको देना पड़ेगा बाकी। क्योंकि किसने मना किया था? रब्बुल माल ने मना किया था ना। रब्बुल माल रब्बुल ने कहा था माल भाई ने, तुम जी मेरे सर। पैसे को इस्तेमाल करो, लेकिन तुमने कर्ज नहीं लेना। अब हुआ ये कि वो बंदा जो इन्वेस्ट, जो उसके पैसे को यानी वो जो उसके सर्विसेज अपनी लेके आ रहा है और उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, तिजारत कर रहा है एक्चुअल में, वो अगर कर्जा ले लेता है,
खुद कर्जा लेता है उसकी इजाजत के बगैर, जिसने माल इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब नुकसान डेफिनेटली होगा। तो जो मुजारिब है, यानी जो जो इन्वेस्ट रब्बुल माल है, सॉरी, मुजारिब होता है जो वो काम करने वाला है, रब्बुल माल जो है उसके ऊपर तो कर्जा नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया था, उसकी तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी होगी ना। लेकिन जो दूसरा वाला है, जो मुजारिब है, उसके ऊपर बहरल क्या होगा जी? अदा करने सर जी उस सर। जी लाजिम उसमें होंगे। अपना तो हो। होगा ये, जी सर। यानी होगा ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो खत्म नहीं हो रही। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं खत्म हो रही है? देखें, ये दो बंदे हैं ना, दो जी नहीं पार्टनर्स हैं। सर। मुजारबत एक किस्म की पार्टनरशिप होती है, यानी मैं हूं और वो इंप्लॉय नहीं होता। मुजारबत में एक बंदा, दोनों एक किस्म के पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि वो शेयर करते हैं, वो आपस में बिजनेस में बात होती है कि जी एक किस्म की शराकत की ही एक किस्म है। मुजारबत एक शराकत की ही किस्म है, क्योंकि होता ये है, एक बंदा पैसा डील लगा रहा होती है है ना इनकी। और एक बंदा अपनी सर्विसेज लगा रहा है। अगरचे टिपिकल शराकत के अंदर पैसा सर्विसेज दोनों इकट्ठे लगा रहे होते हैं, लेकिन मुजारबत में ये होता है कि आप परसेंटेज डिवाइड करते हैं, भाई इतने परसेंट मैं लूंगा प्रॉफिट, इतना परसेंट आप लेंगे, मैं अपनी सर्विसेज लगा रहा हूं, आप अपना पैसा लगा रहे हो। ठीक है। अब जो मुजारिब है, जो सर्विसेज लगा रहा है, उसने जो रब्बुल माल है, जो इन्वेस्टर है, उसकी बात नहीं मानी और उसको उसके डिसीजन को अहमियत ना देते हुए उसने ये कर दिया। तो अब होगा ये कि वो जो एक्स्ट्रा, यानी जो रब्बुल माल का जो पैसा है, उसके अलावा जो भी दैन या जो भी प्रॉब्लम होगी, वो किसको बेयर करनी पड़ेगी फिर? वो मुजारिब को बेयर करनी पड़ेगी। यानी इन अदर वर्ड, मुजारबत से वो जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंपनी खत्म कर रही है, यानी कंपनी दे ही नहीं सकती, तो मैं आपको आप मुझसे ले ही नहीं सकते। आपको समझ आ गई है बात जी? भाइयों बहनों, समझ आई है कि जी नहीं? जी जी सर। हाँ, तो हुआ ये, कंपनी के अंदर तो वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के ऊपर है ना, यानी कंपनी तो दिवालिया हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पे लायबिलिटी जो है वो, यानी कर्जा जो है वो कर्जा खत्म हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे कंपनी दे ही नहीं सकती, तो अब आपको मिलेगा नहीं। लेकिन यहां पे मुजारिब जो है, उसको कर्जा देना पड़ेगा, उसके ऊपर से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। फहिम तुम? तो इसीलिए फर्क है दोनों जी में। मैम। इसको एग्जैक्टली आप 100% नहीं ले सकते, अगरचे इसमें कुछ सिमिलैरिटी भी है, सिमिलैरिटी है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, क्योंकि देखिए ना, सिमिलैरिटी क्या है कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, वो पैसा लगाते हैं और कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करके बिजनेस करती है। मेक सेंस? ठीक है ना, मेक सेंस। लेकिन एक तो मैंने आपको बुनियादी फर्क दिया, इंसान और कंपनी में फर्क है, बहरहाल वो एक अलग चीज है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि कंपनी, और इवन कंपनी जो है वो, मतलब उसको उसे, अगर हम बिलफर्ज मान भी लें कि दोनों में कोई फर्क मसला नहीं है, कि आप कंपनी इंसान से रिप्लेस हो सकती है, लेट्स अज्यूम, इस चीज को अगर हम प्रॉब्लमेटाइज ना भी करें, तो यहां पे कंपनी के ऊपर जिस तरह एक जिम्मेदारी वाजिब होती है कि उसने सारे अदा करने हैं, इस तरीके से मुजारिब के ऊपर भी जिम्मेदारी अदा होती है। लेकिन अगर कंपनी ना दे सके तो कंपनी तो खत्म हो गई ना, और आपका कर्जा कम हो गया। लेकिन यहां पे जो मुजारिब है उसके ऊपर से कर्जा खत्म नहीं होता। अगर वो मर भी जाएगा तो उसके बाद वजूद उसका कर्जा खत्म नहीं होता, होता है विरासत से भी कर्जा जो है वो अदा करना पड़ता है। ऐसे है ना कि नहीं जी? फहीम तुम, ये जी फर्क सर। है। ओके। जी जी। सर। इसी तरीके से एक और दलील वो देते हैं, वो कहते हैं तफलीस। तफलीस किसे कहते हैं, तो बता सकता है? सहाबी की तफलीस। सर जो मुफलिस हो जाते हैं उनके ऊपर मुफलिस, हाँ जी। पाबंदी लगा दी जाती जी है। जी। इन्होंने दलील ली, इन्होंने कहा देखें जी, मुफलिस से एक एक सहाबी थे, उन्होंने उन पर कर्जा चढ़ गया और वो कर्जा अदा नहीं कर सके और दिवालिया हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, खुदू मा वजदतुम लैसा लकुम इल्ला जालिक। खुदू मा वजदतुम लैसा लकुम इल्ला जालिक। जितना तुम ले सकते हो ले लो, उसके अलावा तुम जो है ना, तुम्हारे ऊपर कुछ, इसके ऊपर कोई, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने ये भी दलील ली। इन्होंने कहा देखें जी, अगर कोई बंदा मुफलिस हो जाता है, अगर कोई बंदा दिवालिया अगर एक बंदा नहीं दे सकता, तो आपके ऊपर बाउंड नहीं है कि आप नहीं ले सकते। ये भी उन्होंने ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। इसका क्या जवाब है जी? तो बता सकता है क्या? जरा गौर करें ना, क्रिटिकल हो या कोई। लेकिन सर आप हर वैसे चीज को तो बस ऐसे जो है ना, जी सर। जरा क्रिटिकल हो। जिस तरह माशाल्लाह हम लोग, इसमें तो माशाल्लाह बहुत लोग क्रिटिकल जी होते हैं, छोटी छोटी बात में लोगों की गलतियां निकालते हैं, एक दूसरे की, बहन भाइयों की, और उनकी गलतियां पकड़ते हैं। तो इसमें भी थोड़ी सी क्रिटिकल माइंड यूज करें जी, स्केप्टिकल माइंड यूज करें। इसमें ये कह सकते हैं कि जितना आपको इस चीज में से नजर आ रहा है उतना आप ले लें। और जो यानी एक जो एग्जाम्पल है कि वो भागते चोर की लंगोटी, उतना आप ले सकते हैं तो ले लें, और बाकी जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है कि लॉसेस
नजर आ रहे हैं। जी, एनीवन एल्स, कोई और इसमें बताए? भाई ये तो सिंपल, बड़ी क्लियर मिसाल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा जी एक सहाबी है, उन पे कर्जे चढ़ गए बहुत ज्यादा, और कर्जा चढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो अदा नहीं कर सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई जितने जितना तुम ले सकते हो, खुदू मा वजदतुम, जो तुम्हें मिलता है वो ले लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं है। लैसा लकुम इल्ला दालिक, इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो ये तो एग्जैक्टली वो चीज़ है। तो इस पे आप क्रिटिकली क्या इवैल्यूएट करेंगे इसको? जी। यानी कि कर्जा माफ हो गया था। कर्जा माफ हो गया, इसका मतलब ये है, यानी आसान अल्फाज में हम ये सवाल करेंगे, काउंटर रिस्पॉन्स ये करेंगे। पहली बात तो ये है कि सहाबी का मुफलिस होना और एक कंपनी के मुफलिस होने में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है जी? कंपनी का वजूद किस लिए होता है? तिजारत के लिए, प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए। और सहाबी का मुफलिस किस लिए होना है? मजबूरी। उसके ऊपर तो जक़ात भी फर्ज होती है ना। एक बंदा जो मुफलिस हो गया, उस पर कर्जा चढ़ गया, तो उसके ऊपर जक़ात फर्ज होती है कि नहीं होती? वो बोल रहे हैं होती है जनाब, सर। जी किताब सर, ज़कात बिल्कुल पढ़ी है होती कि नहीं? किताब ज़कात के अंदर जी सर, एक्सपेंडिचर्स ऑफ होती है। ज़कात में एक चीज क्या है कि एक बंदा एक मकरूज हो जाए। और मखरूज मकरूज है, जी को सर। जक़ात दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, बताएं? दी जा सकती है, जी सर। क्यों? क्योंकि वो मुफलिस हो जाता है, ताकि वो अपना क्या करे, कर्जा उतार सके। गुजरा ऐसे ही है ना? करे। जी। तो जी हमारा सर। सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि भाई बताएं, कंपनी के ऊपर भी फिर वो भी ज़कात ले सकती है कि जी देखें जी हम बिजनेस कर रहे थे, तो हमारे पर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया है, तो हम अदा नहीं कर सकते, तो जरा हमें ज़कात दें, हम क्या तो करें? जो जो अपने आप को बैंकक्रप्ट बताते हैं वो यही होता है ना। नहीं, जरा इस चीज पे गौर करें ना। हाँ, कि हम मुफलिस हो गए ना, मुफलिस का मतलब है हम दे नहीं सकते। तो भैया बैंकक्रप्ट हो हम गए ना। सवाल फुकहा से सवाल कर रहे हैं कि अगर आप कंपनी को जो बैंकरप्ट हो गई हो और एक सहाबी जिसने कर्जे चढ़ गए क्योंकि वो मुफलिस हो गया, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं और इनको एक ही समझ रहे हैं, भाई सहाबी पे तो फर्ज, इस बंदे पे तो जक़ात भी फर्ज है, तो क्या आप बताएं कि कंपनी पे भी जक़ात फर्ज है? वो भी जक़ात फर्ज करके, जक़ात अदा करके क्या कर सकती है? वो दे सकती है। आपको पता है कि एक बंदा जिसको ज़कात लागू हो, और अगर वो ज़कात लोगों को चाहिए ऐसी सूरत के अंदर जनरली, कि अगर एक बंदा है जो कर्जे अदा नहीं कर सकता, तो उसको फिर क्या करता है, बैतुल माल क्या करता है, उसको ज़कात देता है, और उस ज़कात से क्या करता है वो, अपने कर्जे उतारता है। ऐसे ही कर्जे है ना? कर्जे उतारते ऐसे ही है ना? हैं। हाँ जी, वो इसके लिए दिया जी। जाता है। ये आउटराइट ही नहीं होता, यानी ये उसूल जनरल नहीं है कि जो बंदा बस कर्जा ना दे सके तो आप माफ कर दो, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ये उसूल है, इस तरह तो हर बंदा कह जी मैं नहीं दे सकता, ना लो, खत्म हो गई आपकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं होता। ऐसी सिचुएशन जहां पे इंसान मुफलिस हो जाए इस लेवल पे कि वो जक़ात भी नहीं ले सक रहा, जक़ात भी उसको नहीं मिल रही, यानी लोगों ने जक़ात भी दी उसके बावजूद उसका कर्जा नहीं उतर रहा, और वो बिल्कुल बेहाल है, वो दे ही नहीं सकता, उसकी ना कोई फिजिकल इंपेयरमेंट हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। लेकिन कंपनी बिजनेस, उसका वजूद बिजनेस के लिए होता है, वो बुनियादी जरूरियात नहीं पूरी कर रही, इसीलिए कंपनी को ना जक़ात लगती है, क्योंकि कंपनी एक बिजनेस, एक एंटिटी है, एक बिजनेस एंटिटी। तो इसीलिए कंपनी को सहाबी के साथ रिलेट करना और ऐसा बंदा जो मुफलिस हो गया, ये चीज़ कियास माल फारिक है, ये ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना, नेचर फर्क है ना। देखें, एक बंदा बेचारा वो ज़कात उस पर लागू है, वो मुफलिस है, फ़कीर है, और वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की नहीं कर रहा। भाई कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कंपनी के लिए, जो अगर वो फ़कीर है या मिस्कीन है, वो ज़कात लेके ज़िंदा रह सकता है अगर उसकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही। क्या कंपनी की भी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो पूरी होनी चाहिए, और इस्लाम कहता है आप भी ज़कात ले लें जी, आपका, हाँ, आपका भी एग्जिस्टेंस बहुत फ़र्ज है और ज़रूरी है? नहीं, कंपनी इज़ ए बिजनेस वेंचर, इज़ ए बिजनेस एंटिटी, राइट? वो एक बिजनेस है, तिजारत है। तो आपको जो है, जब आप तिजारत और बिजनेस कर रहे हो, तो फिर भाईजान आप जिम्मेदारी से पैसे ले रहे हो, क्योंकि आपने उसको इधर देना, और जब आप इतने ले रहे हो तो इसका मतलब है आप इसलिए ले रहे हो कि आपने उसको वापस अदा करना है। तो एज लॉन्ग एज, जिस तरह एक ताजिर जो है वो जब पैसे लेता है तो उसको माफ नहीं है, तो इस तरह तो फिर सवाल पैदा होता है कि एक ताजिर को भी इजाजत होनी चाहिए। जिस तरह हम कंपनी को एक महदूद जिम्मेदारी की इजाजत दे रहे हैं, इस तरह एक ताजिर के पास भी इजाजत होनी चाहिए ना, जो ताजिर है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप रखता है, सोल ऑनर है, उसके पास भी राइट होना चाहिए कि अगर उस पर कर्जा चढ़ दे तो वो कह दे जी भाई मैं अदा नहीं कर सकता, तो बस खत्म हो गया। क्या वो ये कह सकता है? नहीं, वो नहीं कह सकता, वो आपके नजदीक भी नहीं कह सकता, इन फुकहा के नजदीक भी नहीं कह सकता। लेकिन कंपनी को आपने क्यों इजाजत दे दी? समझ गए कि नहीं समझ गए? जी सर, नहीं आगे। समझे, नहीं समझे। अल्लाह अकबर। चलो। जी सर, समझ।
अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। जी शेख, आगे सुनो। तो क्या समझ आई है वैसे, ये भी बताएं। सर ये समझ आई है कि ये सहाबी की एक एग्जाम्पल दी है, हम्म। और उस एग्जाम्पल के साथ ये कहा है कि ये एक इंडिविजुअल फेल था उनका। तो अच्छा। उसके लिए जो है वो एक ऑप्शंस अच्छी दे दी हैं कि वो फॉर द टाइम बीइंग अपना ज़कात के साथ मामलात को सीधा कर लें, जबकि कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल है खुद भी, और वो जो मैटर है वो उनकी ट्रेड का, तजारत का है। तो हम्म। तजारत का जब काम चला रहे हैं तो फिर वो बैतुल माल या किसी से वो उस किसी और का हक क्यों मारा जाए इस चक्कर में। हाँ। तो लिहाजा वो कहीं से कर्जा लें और अपने कर्जों की अदायगी करें और फिर उसको एडजस्ट करें, बजाय कि वो किसी पे बोझ बने। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा ये कहा था। हम्म। अच्छा। वो चलिए। अपनी डीलिंग्स को उस तरह क्लियर करें कि वो अपनी यानी तजारत, हम्म। इनका कर्जा जो है तजारती कर्जा असल में बात एक्चुअली। ये हो रही है ना, देखें, असल में बात ये हो रही है कि एक ऐसी क्या ये क्या अपनी जिम्मेदारी को, कर्जे की जिम्मेदारी को सिर्फ कंपनी तक महदूद करना, क्या ये लेजिटिमेट है कि नहीं? सवाल ये पैदा हुआ। स्पेशली अगर एक बंदा दे सकता हो, पैसे दे सकता हो। देखें, कंपनी का जो मालिक है वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? बेशुमार शेयर सर दे होल्डर्स ऐसे सकते हैं। होते हैं जो ये बिलियनियर्स होते बिल्कुल हैं। वो मिलियनियर्स और जाहिर है बिलियनियर्स वो होते हैं, वो दे सारी सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते दे हैं। सकते हैं सर। तो फिर आपने मुफलिस बंदा, मुफलिस तो बेचारा दे ही नहीं ना सकता। तो आपने क्या हम्म। किया, कंपनी को अलहदा किया और कंपनी को मुफलिस बना के अलग से इससे अलग कर दिया। और आपने कहा जिस तरीके से एक सहाबी एक मुफलिस है, वो नहीं दे सकता हम्म। इस तरह। और कंपनी इटसेल्फ कोई इंसान भी नहीं है कि उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिसके बगैर वो सरवाइव करना मुश्किल है, और उसकी जान बचाना, इस्लाम उसकी अहमियत देता है कि इसकी जान बचाना ज़रूरी है। उसके लिए वो हराम भी खा सकता है, उसके लिए वो ज़कात भी ले सकता है। कंपनी के लिए तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो कंपनी को एक मुफलिस सहाबी पर इस तरह कियास करना, इट डजंट मेक सेंस। समझ रही है ना? प्रॉब्लम समझ रही है? जी। जी सर। चले, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ आपने क्रिटिकली उसको इवैल्यूएट करना होता है। अच्छा जी, आगे एक हदीस है। अब जरा जरा एक्चुअल सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, शेयर्स की बेओ शराय। अब ये सवाल ये है कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, इस पर जरा थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। ये हदीस आप में से आप लोगों ने पढ़ी हुई है हदीस, जो रिबा के ऊपर हदीस है, बताइए। सही मुस्लिम की हदीस है, बड़ी मशहूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसको जरा समझे पहले। आप मुझे बताएं, आपने ये किताबुल बुयू पढ़ा है आप लोगों ने, या अभी नहीं पढ़ा? बताएं। जी सर पढ़ा है। सारों ने पढ़ा हुआ है? जी सर, पढ़ा हुआ है। जबरदस्त। ये जी हदीस सर। आपने पढ़ी होगी, ऐसे ही है ना? जी सर पढ़ी हुई है। जबरदस्त। चलें ठीक है जी, मुझे जरा समझाएं हदीस क्या है। ये हदीस जो है, उबादा बिन सामित की है। वो फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब, ठीक है, सोने के बदले सोना। वल फिद्दतु बिल फिद्दा, चांदी के बदले चांदी। वल बुर्रु बिल बुर्र, गंदुम के बदले गंदुम। वो शईर बिशईर, इसी तरीके से जौ जो है, बारले जिसे कहते हैं, उसके बदले बारले। व तम्र बितम्र, और इसी तरीके से खजूर के बदले खजूर। और फरमाया कि वल मिल्ह बिल मिल्ह, इसी तरीके से नमक के बदले नमक। मिसलन बिमिसलिन, आपने कहा मिसल बिमिसल। सवाअन बिसवाइन, बराबर बराबर। यदन बियदिन, हाथों हाथ। फ़इज़ा इख्तलफ़त हादिहिल असनाफ़ु, जब ये चीज़ें इनमें इख्तिलाफ हो जाए, ये मुख्तलिफ हो जाएं। फ़बीउ कैफ़ शिअ्तुम, तो तुम फिर जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक बे व शरा कर सकते हो, खरीदो फरोख्त कर सकते हो। इज़ा कान यदम बियदिन, सिवाय ये कि वो हाथों हाथ हो। जिसको कोई एक्सप्लेन करे जी, क्या हदीस है ये, बताएं। सर इस इसमें हदीस में ये बात है ना कि अगर एक ही जिन्स की चीजें आएंगी, तो हम्म। अगर फर्ज करें मेरे पास गंदुम है तो मैं कहती हूँ मैं आपको इसमें से मतलब 10 किलो देती हूँ, और आपकी जो है वो अच्छी नहीं है तो आप मुझे 12 किलो दे दो, तो ये अलाउ नहीं है। कि अच्छा। जब एक जैसी चीजें होंगी तो वो एक ही उस वे में पैमाने में चलेंगी। हम्म। तो ये बार्टर इससे क्या ट्रेड साबित वाला हुआ? सिस्टम है जी जी, ना। बताएं बताएं बताएं। बार्टर ट्रेड वाली बात है ना कि आप मतलब एक इंतहाई कीमती चीज से अदना चीज को मवाजना नहीं कर सकते। अच्छा। आप उसके इक्विवेलेंट अच्छा, दो तरह के ना इक्विवेलेंट सूद होते हैं, चलें मैं आपको बताता हूँ। दो तरह का सूद होता है, एक रिबन नसिया होता है और एक कहते हैं रिबा रिबल फضल। इन दोनों में क्या फर्क है, बता सकता है कोई आपको? ये हदीस जो है ना, ये सूद को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल है, ठीक है?
और हमारा टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इंशाल्लाह, फिर वरना मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी। चलें। अब देखें, जब एक ही किस्म की चीज़ का तबादला हो, जैसे हमारे यानी हदीस के अंदर आपको पता है कि वो चीज़ें जिक्र थी, खजूर और इसी तरीके से जो अपना वो जो है गंदम, और इस तरीके से सोना और चांदी, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। जब एक ही किस्म की चीज़ का तबादला हो तो उसके बाद मसलन सोने के बदले सोना, तो तीन शर्तें लाजिम हैं। तीन शर्तें लाजिम हैं। पहली ये है लाजमी कि है। मिसलन बिमिसलिन, बराबर मिकदार हो। दूसरी ये सवाअन बिसवाइन, एक जैसा मेयार हो। और तीसरा है यदन बियदिन, कि फौरी तबादला हो, यानी एक ही मजलिस में दोनों बैठकर बै व शरा करें, वक्त के अंदर तब्दीली ना हो। अगर ऊपर दोनों में से कोई चीज बदलेगी तो उससे रिबल फضल होगा, और अगर यदन बियदिन नहीं होगा तो रिबन नसिया हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क पता है ना आपको, रिबल फضल और रिबन नसिया का। ठीक है, और अगर नहीं पता तो आप लोग अपने पुराने नोट्स खोलें और उसको इंशाल्लाह समझें और पढ़ें। ठीक है। अच्छा जी, मिसाल इसकी ये आसान अल्फाज में वो ये है कि अगर 1 किलो खजूर के बदले आपने 1.5 किलो खजूर देना है, तो फिर क्या होगा, किस में फ़र्क आ रहा है जी, मिकदार में या मेयार में, बताएं, या तब्दीली में, फौरी तबादला हो इसमें। सर मिकदार में। मिकदार में, ठीक है ना। दार में। मिकदार मिकदार। और मेयार का मतलब क्या है, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी। ठीक है ना, यानी उसकी वैल्यू क्या है, एक अच्छी कीमती खजूर है, एक फजूल है, फजूल हल्की तरह हल्की क्वालिटी की खजूर है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है। तो अब देखें इसमें फ़र्क आ गया, ये क्या है, रिबल फضल। तो पहली कंडीशन मीट नहीं हो रही, इसका मतलब है क्या, ये सूद है, ये हराम है। और बिल फर्ज एक चीज अभी देना और दूसरी बाद में देना, ठीक है ना, सूद है, रिबन नसीया। इसी तरीके से जब मुख्तलिफ चीजों का तबादला हो तो उसमें क्या है, उसमें एक कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है, मिकदार का बराबर होना जरूरी नहीं है, और इस तरीके से क्वालिटी का भी बराबर होना जरूरी नहीं। ऑब्वियसली क्वालिटी का क्यों नहीं, क्योंकि जब दो अलग अलग चीजें हैं तो क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्योंकि जाहिर है सोना और चांदी, क्वालिटी की बहस ही खत्म हो गई। क्वालिटी की बहस तब होती है जब ऑब्वियसली सिमिलर चीजें होती हैं, ऐसा ही है ना। एक ही चीज का जब तबादला होता है तो तब क्वालिटी की बहस होती है। तो मिकदार की बहरहाल बहस है, मिकदार की बहस है, क्वांटिटी की मिकदार है, क्वालिटी की बहस खत्म हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं, जब मुख्तलिफ चीजें आती हैं, मेक जी सेंस, सर। लॉजिकली जरा इसको समझें। हाँ। अच्छा, लेकिन इसमें अब दो कंडीशन, इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है कि तबादला फौरन होना चाहिए, यानी यदन बियदिन होना चाहिए, उसी वक्त एक ही मजलिस के अंदर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तो सोने के बदले चांदी देना जायज है, चाहे मिकदार मुख्तलिफ हो, तो रिबल फजल का मसला खत्म हो गया, लेकिन बशर्ते के दोनों फौरन ले लें उसी मौके पर, यानी आप कहें जी ये सोना लें और मुझे चांदी लें, ऑन द स्पॉट एक ही मजलिस के अंदर ये बैठ के तबादला। अगर आप कहेंगे जी बाद में, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जाके, तुम अभी दे दो मैं 6 महीने बाद दूंगा, अगर ये चीज होगी तो फिर क्या होगा, रिबन नसिया हो जाएगा। समझ गए, फहीम तुम। जी सर। अब इसका जी एक सर। चार्ट मैंने बना, जी। ये चार्ट बड़ा अच्छा है, आसान है, इससे आपको समझ आ जाती है। ये देखें, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे जो शेयर्स का मामला जब हम करेंगे ना, तो ये सारी चीजें समझ आनी आपके जहन में, ये कॉन्सेप्ट, ये हदीस होगी तो आपको शेयर्स खरीदो फरोख्त। हमारे यहाँ बहुत से लोग शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी मैं फलां कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, खरीद लूँ, तो वो इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट ये समझें। ठीक है ना, इसलिए मुझसे जब लोग पूछते हैं ना कि सर मुगीरा भाई बताएं, शेयर खरीदने फलां कंपनी के खरीदे जा सकते हैं, हलाल है हराम है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खरीदो फरोख्त, तो मुझे ना बड़ा मुश्किल लगता है बताना, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, फिर मैं सिर्फ यस और नो कह सकता हूँ। ये पहले चीज़ें समझ आएंगी, फिर आपको देखें। तो अब देखें, ये आपको समझ आ रही है, सोने के मुकाबले सोना, अगर अब सोने का तबादला हो रहा है किससे, सोने के साथ, अब बराबरी ज़रूरी है, हाथों हाथ। बराबरी से मुराद क्या है जी, वही मिकदार और उसके साथ क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, बराबरी स्लैश मिकदार। ठीक है ना, सॉरी, बराबरी, बराबरी इन बोथ सेंस, क्वालिटी के अंदर भी और क्वांटिटी के अंदर भी। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों शामिल है इसमें। और हाथों हाथ, यानी एक ही मजलिस में सोना भी अगर आपने सोने की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो बराबर होना चाहिए, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी, और इसके साथ साथ हाथों हाथ होना चाहिए, ऑन द सेम मजलिस होना चाहिए। तो ये क्या चीज है जी, हलाल है या हराम है, हलाल है। हलाल है। ठीक है ना, क्योंकि हलाल। कंडीशंस पूरी हो रही है ना, हाथों हाथ हो रहा है, एक ही मजलिस में हो रहा है, सेम क्वालिटी। अच्छा, सोना बेमुकाबला सोना, कम या ज्यादा, तो यहां पे कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है भाई, यहां सर पे इसमें कंडीशन वो कोई भी सी। पूरी नहीं हो रही ना, यानी कम जी या सर। ज्यादा है, तो बराबरी, बराबरी पूरी नहीं हो रही, बेशक आप उसी क्वांटिटी वक्त ही में ले रहे जी हो, सर। बेशक आप उसी वक्त ही ले रहे हो, तो इट डजेंट मैटर, फिर भी वो क्या है, वो हराम है। वो क्या है जी, वो हराम है। ठीक है ना, दोनों कंडीशन, मैक्सिमम 4 ही कंडीशंस हो सकती हैं, यानी असल में 4 पॉसिबल सूरतें हैं। इमेजिन करें, सोना बे मुकाबला सोना, बराबरी भी है और इस तरीके से हाथों हाथ भी है, तो ये हलाल है। सोना बे मुकाबला सोना है, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा है, तो यहां पे बराबरी नहीं हो रही
और इस तरीके से हाथों हाथ भी नहीं है, तो ये दोनों सूरतें की वजह से ये क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। सोना बेमुकाबला चांदी, ठीक है ना, इसमें अब क्या हो रहा है कि बराबरी जरूरी नहीं है। क्या चीज जरूरी है, हाथों हाथ होना जरूरी। हाथों हाथ। हाँ, जी तो ये सर। चीज हलाल होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बराबरी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, सोना एक अलग जिन्स है और इसी तरीके से चांदी एक अलग जिन्स है। इस तरीके से गंदुम और चावल इसका हो सकता है, ये हलाल हो गया। चांदी का बदला किससे हो रहा है, चांदी के साथ। अब ये किस पर हो रहा है, उधार पर हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहां पे, चांदी और चांदी है, तो बराबरी, बराबरी जरूरी नहीं। यानी बराबरी नहीं है, बराबरी तो यानी बराबरी जरूरी है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि लेट्स अज्यूम बराबरी हो भी, उसके बावजूद क्योंकि हाथों हाथ नहीं है, उधार का है, तो ये हराम हो गया। क्योंकि एक जिन्स है ना, एक जिन्स के अंदर आपको दोनों कंडीशंस पूरी करनी है, बराबरी भी होनी चाहिए और इसके साथ हाथों हाथ भी होना चाहिए, ठीक है। और आखिर में खजूर के मुकाबले में कोई और चीज, तो इसमें क्या है जी, बराबरी जरूरी आपके पास जो है ना वो जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली ये वो जी चेंज सर। नहीं होगी। लेकिन क्या चीज जरूरी है, वो हाथों हाथ होना, तो ये चीज हलाल है। ये जो है ना चार कंडीशंस मैक्सिमम बनती हैं, ये चार से कंडीशंस मैक्सिमम बनती है, जिसमें आपके पास ये हो तो उससे क्या होता है, आपकी ये चीज हलाल हो जाती है। एनीवेज, तो ये जदवल से यानी इससे खुलासा से हमें पता चला कि आपको जो है ना यानी तीन कंडीशन, यानी दो बुनियादी कंडीशन हैं, तीन कंडीशन भी कह सकते हैं दो, कि एक क्वालिटी और क्वांटिटी में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि सेम टाइम पर होना चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी पर और सेम टाइम पर। अगर क्वांटिटी और क्वालिटी को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा, रिबल फضल होगा। और अगर आपने टाइम को नहीं फॉलो किया, टाइम वाली कंडीशन को नहीं फॉलो किया, तो फिर क्या होगा, रिबन नसिया होगा, ठीक है। जी मेक सर। सेंस, मेक सेंस ना, ऐसे ही है। अगर जी क्वालिटी जी और सर, क्वांटिटी ठीक को है। नहीं, उस कंडीशन को नहीं फॉलो किया जाएगा, बेशक एक ही में हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये हराम, फिर वो जो होगा। और दूसरी बात है, अगर वो, अगर क्वालिटी और क्वांटिटी को किया जा रहा है लेकिन यदम भी यदीन नहीं है, सेम सोना है, सेम अमाउंट है, सेम क्वालिटी है, लेकिन उधार पर है, तो फिर क्या होगा, ये हराम हो जाएगा। ये समझ आ गई। जी सर। तो सर जो मोस्टली हम मामलात करते हैं, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि किसी से ले लिया गोल्ड आम भी, तो मैं तुम्हें इतनी देर बाद वापस कर दूंगा, वो फिर कर्ज में जाएगा? वो तो होता है ना, मैं वापस कर दूंगा, वापस करने का मतलब ये है कि ये ठीक है ना। तो वो जो है ना, वो है क्या नाम है,